So students, we was doing group 17 elements और group 17 elements में last time हमने किया था reactivity of halogens, मतलब group 17 elements को halogens बोलते हैं, तो reactivity of halogens toward metals किया था last time हमने, okay? And today we are going to start with the reactivity of halogens toward oxygen, मतलब जो group 17 के oxides हैं या halides हैं, okay? उनकी बात करेंगे हम, ओके? हैलाइड्स का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना ऑक्सीजन से, ओके? तो तब उनको हैलाइड्स बोला जाएगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हैलोजन से, जिसके साथ वो कंबाइन होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको ऑक्साइड बोला जाएगा, ओके? क्योंकि उसमें जो एनायन की फॉर्म में होगा उसको एंड में लिखते हैं ना, ओके? जैसे मान लो इसको आप फ्लोराइड बोलोगे, ओके, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इसके केस में ऑक्सीजन को एज अ कैटायन और फ्लोरीन को एज अ एनायन ट्रीट किया जाएगा, तो इसको फ्लोराइड बोला जाएगा। बट क्लोरीन के केस में जो क्लोरीन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्लोराइड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे क्लोराइड? क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको बोलेंगे दिस इज ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन अनायन की फॉर्म में आएगा, क्लोरीन कैटायन की फॉर्म में आएगा, ओके? सो ओके, तो ये पॉइंट क्लियर करना था आपको। चलो, सबसे पहले फ्लोरीन, हैलोजेंस के हम हैलोजेंस की रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्साइड ऑक्सीजन देखने वाले हैं ना, तो सबसे पहले फ्लोरीन। फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड्स OF2 एंड O2F2। O2F2 के केस में क्या होता है, O2F2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, O2F2 विल बी लाइक दिस, ओके? जैसे पर ऑक्साइड्स होते हैं ना, बट इसमें फर्क क्या है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो कौन सी स्टेट में आता है, +1 स्टेट में। पेरोक्साइड में तो ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है ना, ओके? इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ पेरोक्साइड जैसे ही होता है। और OF2 का शेप कैसा होगा वो तो आपको पता ही है, जैसे वाटर का होता है, लाइक दिस, और ऑक्सीजन पे दो पे होंगे, ओके? तो फॉर्म्स टू ऑक्साइड OF2 एंड O2F2, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। दोनों स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, मतलब ये फ्लोरीन प्रोवाइड करने के काम आते हैं, ओके? इनकी प्रॉपर्टीज ही देखनी है हमने कि क्या क्या करते हैं ये। नेक्स्ट, OF2 थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। OF2 जो है वो थर्मली स्टेबल होता है 298 केल्विन। O2F2 ऑक्साइड्स प्लेटिनम टू PtF6। O2F2 को ही प्लेटिनम से PtF6 बनाने में काम में लाया जाता है, ओके? जैसे आपको पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो प्लेटिनम को खींच के उसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जा सकता है। और PtF6 में प्लेटिनम अपनी +6 स्टेट में है ना, 0 से +6 हुआ मतलब ऑक्सीडाइज हुआ। और उसमें जो फ्लोरीन ऐड किया वो किसकी हेल्प से लिया गया है, O2F2 की हेल्प से, ओके? ये गुड फ्लोरीन प्रोवाइडर है, ओके? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, ओके? चलो, अब क्लोरीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से कौन से कंपाउंड बनते हैं उनकी बात करते हैं। क्लोरीन ऑक्साइड्स कौन कौन से बनते हैं, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ओके? ये कुछ एक क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं जो आपके पास बनते हैं। These are highly reactive oxidizing agents। ये भी कौन से हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने में काम आते हैं। टेंड टू एक्सप्लोड, ये इनमें से कुछ एक ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एक्सप्लोड हो सकते हैं, ओके? क्लियर? ClO2 is used as a bleaching agent for paper pulp and textile industry and in water treatment। ClO2 को ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ओके? और साथ में इसको वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज तो किया जाता ही है, पर उसके साथ साथ ClO2 का भी यूज किया जा सकता है, ओके? नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन के ऑक्साइड्स कौन कौन से, Br2O, BrO2 एंड BrO3, ओके? ये कुछ एक ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं। These are least stable halogen oxides। ब्रोमीन के ऑक्साइड्स आर नॉट वेरी स्टेबल, ओके? साइज बड़ा होता जा रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड कम होती जा रही है, ब्रोमीन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वीक होता जा रहा है, ओके? एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर, ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते। आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो तो ऑब्वियस ही है, ब्रोमीन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक है,
और ये स्टेबल भी नहीं है इतने, तो ऑब्वियस है ये जल्दी ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जल्दी ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो दूसरे को जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा, उसको जल्दी से ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, ओके, दूसरे वाले कंपाउंड को। और जब वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए ना ये सारे। नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन ऑक्साइड्स, कौन कौन से आयोडीन के ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं? I2O4, I2O5, I2O7। अब इनके बारे में कुछ एक जान लेते हैं पॉइंट्स। दीज आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ये सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल हैं। डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। I2O5 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2O5 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज यूज्ड इन दी टू एस्टिमेट कार्बन मोनोक्साइड, ये कार्बन मोनोक्साइड एस्टिमेशन में भी काम आता है, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड इसमें रिएक्शन क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड को I2O5 से जब रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, ओके। तो इस रिएक्शन में कितना I2O5 यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग हम जज कर लेते हैं कि कितना कार्बन मोनोक्साइड था उस टाइम। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज यूज टू एस्टिमेट कार्बन मोनोक्साइड, कितना अमाउंट यूज होगा उससे हमें पता लग जाएगा कि कितना स्टार्टिंग में कार्बन मोनोक्साइड लिया था। उसके बाद द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्साइड, लोअर वंस, ठीक है। जितने भी आपने ये ग्रुप 17 के ऑक्साइड्स पढ़े, इनमें से जो ऑक्साइड्स, ठीक है, जिनमें आपका ग्रुप 17 वाला एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है अपनी, जैसे इनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें ग्रुप 17, इसमें क्लोरीन अपनी हाईएस्ट स्टेट में कब है, इसमें उसकी +7 स्टेट में है, इसमें वो +6 स्टेट में है, इसमें वो +4 स्टेट में है, और इसमें वो +1 स्टेट में है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है वो वाले ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू लोअर वन। अगर इनका आपस में कंपैरिजन करोगे तो दिस वन विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ द क्लोरीन एंड दिस वन विल बी द लीस्ट, ओके। एंड सिमिलरली आउट ऑफ these this one will be the most stable and this one will be the least stable oxide of bromine, okay। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लैरिफाई किया है मैंने। the higher oxides of the halogen tends to be more stable than the lower ones, ओके। चलो, तो ये पॉइंट खत्म होता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड ऑक्सीजन वाला। अब नेक्स्ट आपके पास सब टॉपिक जो है वो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टू रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड अदर हैलोजन अब पढ़ने वाले हैं हम, ओके। वॉइस लैग की वजह से दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, एक हैलोजन की दूसरे हैलोजन के लिए कैसी रिएक्टिविटी है और जो कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी होती है वो पढ़ेंगे सारा इसमें, ओके। Halogen combines halogens combine amongst themselves to form a number of compounds known as interhalogens of type X, X dash, X, X dash 3, X, X dash 5, X, X dash 7, जिसमें X जो है वो लार्जर साइज ऑफ हेलोजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उससे, और X डैश से स्मॉलर साइज ऑफ हेलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे, ओके। ऑब्वियस है, आपको पता है जो स्मॉलर साइज वाला होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो एनाइन बनाएगा, और आपको पता है एनाइन को बाद में लिखते हैं कि कैटायन को पहले लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, जब भी सॉल्ट लिखते हैं या जब भी किसी भी पोलर कंपाउंड को लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं, उसमें कैटायन पहले लिखा जाता है और एनाइन बाद में लिखा जाता है, ओके। या जो पॉजिटिव बनना हो वो पहले लिखा जाता है, जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और जिसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसको बाद में लिखा जाता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर साइज ऑफ हैलोजन को, और एक्स डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉलर साइज ऑफ हैलोजन को। या आप ऐसे कह लो, एक्स जो है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब जो कैटायन बनाएगा, देन एक्स डैश, अभी एक्स को पहले लिखा जा रहा है, एक्स डैश को बाद में, ओके। तो अब कुछ एक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन का इंटर हैलोजन कंपाउंड कहाँ पे बने हुए हैं, ये फर्स्ट वाले जो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं दो, दीज आर एग्जांपल ऑफ ये वाला, ये बॉक्स में बना रहा हूँ मैं, ओके। इसमें देखो क्लोरीन और फ्लोरीन को अगर आप लिमिटेड 1:1 में मिक्स करके रिएक्ट करवाओगे तब आपके पास बनेगा ClF, ओके, क्लियर। एक्स एक्स डैश की फॉर्म में बन रहा है ना ये, क्लियर। बट अगर आपने फ्लोरीन को एक्सेस में लिया तो आपके पास ClF3 बन जाएगा, ClF3, ओके। ये किस फॉर्म में है, एक्स एक्स डैश थ्राइस, ओके।
देखो इलेक्ट्रो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बाद में, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो पहले लिखा जा रहा है ना। ओके, लाइक दिस। तो ऐसे आप इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हो। वैसे ही देखो यहाँ पे आपको आयोडीन और क्लोरीन के इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे बनने हैं वो दिखाया हुआ है। ओके, वही या रेशियो डिफरेंट करोगे एक्सेस में, अगर दोनों में से लो जो आपके पास लो मास वाला है, मतलब जो छोटा है साइज में, उसको अगर एक्सेस में लोगे तो आपके पास जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है एक्स एक्स डैश से एक्स एक्स डैश थ्राइस की फॉर्म में बन जाता है। ओके, आगे देखो ब्रोमीन के केस में। नेक्स्ट आपका, इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट, ये वाला एक बॉक्स में है, ये ब्रोमीन के हैं सारे। ओहो, ये वाला। ओके, इसके केस में देखो ब्रोमीन और फ्लोरीन को अगर आप 1:3 में लोगे तब आपके पास BrF3 बनेगा। अगर आप ब्रोमीन और फ्लोरीन को 1:5 में ले लोगे तो आपके पास BrF5 बन जाएगा। ओके, क्लियर। तो मतलब कौन सा बनेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के फॉर्मूले ये हो सकते हैं, तो कौन सा बनेगा वो डिपेंड करता है आप किस रेशो में मिक्स करके उनको रिएक्ट करवा रहे हो। ओके, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो उनको कैसे किस फॉर्म में किस रेशो पे एग्जिस्ट रिएक्ट करवा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, जैसे आगे हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे आपके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ये सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल ही होंगे क्योंकि आपको पता है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना हाई नहीं होगा। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.0, फ्लोरीन की 4.0, तो इनमें ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ कोवलेंट बॉन्ड, या उसको ऐसा बोलो कि उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर कम होगा। ओके, तो ये मॉलिक्यूल जो है दे आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर। और ये पोलर नेचर में भी होंगे, यहाँ पे साथ में आप मेंशन कर सकते हो कि दैट विल बी अ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवलेंट। ओके, होंगे कोवलेंट ही मेजरली, बट दैट विल बी अ पोलर कोवलेंट। उसके बाद डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं, मतलब उनका जो मैग्नेटिक करेक्टर है वो एक्सटर्नली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अगर उनके पास आप मैग्नेट लेके जाओगे वो उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इस नेचर को बोलते हैं डायमैग्नेटिक नेचर, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन दी हैलोजन। सिंपल आपके पास जो हैलोजन होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के, जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, इन हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे ICl ज्यादा रिएक्टिव होगा क्लोरीन से और आयोडीन से, दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होगा ये ICl। ओके, आर मोर एक्टिव देन हैलोजन बिकॉज X X dash bond is in interhalogen being polar in nature is weaker। इसका रीजन क्या है, क्योंकि X X dash का जो बॉन्ड है वो वीकर बनेगा क्योंकि पोलर नेचर का है। शायद मैंने आपको ये बात कहीं कभी पहले बोली होगी कि जो पोलर बॉन्ड होंगे, या तो बॉन्ड प्योर आयनिक हो तो अच्छा है, तो बहुत स्ट्रांग होता है, या तो बॉन्ड प्योर कोवलेंट हो तो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो इन बिटवीन है, मतलब उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है, तो वो प्योर आयनिक और प्योर कोवलेंट से वीक ही होता है बॉन्ड। ओके, तो इसलिए जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं दे आर वीकर देन दी प्योर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे प्योर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बनेगा बॉन्ड दिस विल बी कॉल्ड एज दी प्योर कोवलेंट बॉन्ड। प्योर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलो, इसमें जो है लोन जो आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक्जैक्टली सेंटर में होंगे। ओके, बट एक्स एक्स डैश के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, उसकी वजह से बॉन्ड आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जो कि वीकर होता है एज कंपैरिजन टू सिंपल एक्स एक्स बॉन्ड। ओके, और टूटना इजी है तो इट मींस रिएक्टिव ज्यादा है। ओके, बट आपको जैसे पता ही है फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड भी बहुत वीक होता है। ओके, तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, फ्लोरीन इज ऑल्सो वेरी वेरी रिएक्टिव। ओके, क्योंकि इसका अपना बॉन्ड बहुत वीक होता है। क्यों वीक होता है ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपस में लोन पेयर बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे रिपेल करते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज, और ये इस लोन बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, इसलिए ये फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दी हैलोजेंस एक्सेप्ट F2। ओके, मतलब सिंपल हैलोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। ओके, जैसे ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ये वाटर के साथ एक्ट कर रहा है, आपके पास एक एसिड बन रहा है एक और एक हेलो एसिड बन रहा है। ओके, क्लियर। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि हैलाइड आयन डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर
हैलोजन। यहाँ पे देखो ये हैलाइड आयन में ये HX वाला एसिड कौन बन रहा है, जो स्मॉलर वाला होगा, ओके, और जो दूसरे वाला होगा वो HOX बनाएगा। क्लियर, कंपाउंड बनाते टाइम कौन सा एक्स मतलब कौन सा हैलोजन क्या बनाएगा, ठीक, ये जो HX वाला एसिड है वो कौन सा बनाएगा, स्मॉलर साइज वाला जो हैलोजन है वो HX वाला एसिड बनाएगा, और जो लार्ज साइज वाला हैलोजन है वो HOX वाला एसिड बनाएगा। ये भी एसिड ही है वैसे, इसको हैलो एसिड्स बोलते हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, हैलाइड आयन ड्राइव फ्रॉम दी स्मॉलर स्मॉलर हैलोजन। यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देंगे, वेट इसको ठीक कर देते हैं, हैलाइड एसिड लिखते हैं इसको, हैलाइड एसिड, हैलाइड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम दी स्मॉलर हैलोजन। स्मॉलर हैलोजन से हैलाइड एसिड, ये वाला जो हैलाइड एसिड है वो स्मॉलर हैलोजन से ड्राइव किया जाता है, और जो हेलो एसिड है वो लार्जर वाले से, ओके, दोनों में लार्जर साइज वाला एक्स है और स्मॉलर साइज वाला एक्स डैश है, ओके। ये आपको मैंने पहले बताया था लिखते टाइम, लार्जर वाले को पहले और स्मॉलर वाले को बाद में लिखते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब आप बोलोगे इसमें किसको ऑक्सीडाइज किया है, इसमें किसको ऑक्सीडाइज किया है, इसमें इसमें इसने ऑक्सीडाइज किया है इसको, ऑक्सीजन को। जैसे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे -2 स्टेट में है, यहाँ पे -1 स्टेट में आएगा, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट कुछ एक के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा बाकियों का भी कैसे बनने हैं। जैसे ClF3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, टी शेप। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, ओके, आपको पता है क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के वैलेंस शेल में, 7। तो 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है उसने, तो तीनों क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, सिंपल सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना। तो क्लोरीन के अराउंड 2 लोन पेयर बन रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। जब 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो सेंट्रल एटम के अराउंड, तो कौन सी शेप होती है, टी शेप, ओके। तो दिस शेप विल बी कॉल्ड एज दी टी शेप, तो ये टी शेप शेप बन रही है। उसके बाद BrF5 की शेप में देखो, ब्रोमीन के अराउंड क्या होगा, 5 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 1 लोन पेयर बनेगा। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कौन सी शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप, तो इसलिए ये स्क्वायर पिरामिडल शेप आ रही है। उसके बाद IF7 के केस में ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसमें सातों के सातों बॉन्ड पेयर बनते हैं, बट आपने 7 बॉन्ड पेयर वाली +1 में बहुत कम पढ़ी है एग्जाम्पल। पर 7 बॉन्ड पेयर के केस में क्या होता है, सेंट्रल एटम के अराउंड 7 बॉन्ड पेयर कैसे बनते हैं, उसके लिए कौन सी शेप है, दैट इज कॉल्ड एज दी पेंटागनल बायपिरामिडल। ये 5 बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, जैसे ये आपकी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में है, ये वाला टुवर्ड यू परपेंडिकुलर फ्रॉम द स्क्रीन, और ये वाला स्क्रीन से डाउन जा रहा है, परपेंडिकुलर ही है वो, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है स्क्रीन के साथ, ओके। तो इसकी इस शेप को बोलते हैं पेंटागनल बायपिरामिडल। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड मतलब जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, ओके। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF नोन एज फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक 1 एसिड भी बोलते हैं, या सिंपल फ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, या हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं, ओके। क्लियर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HOF। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ओके। और वैसे ही आपके पास क्लोरीन के कितने ऑक्सो एसिड बनते हैं, क्लोरीन के कई सारे ऑक्सो एसिड बन जाते हैं। क्लोरीन के तो एक ही ऑक्सो एसिड बनता है ना, ये फ्लोरिक एसिड या हाइपोफ्लोरस एसिड। क्लोरीन के केस में कई सारे ऑक्सो एसिड बन जाते हैं। जैसे उनको अगर मैं लिखूं शॉर्ट फॉर्म में, तो जैसे HOCl, ओके, HOCl, सॉरी, HOCl, HClO2, HClO3, लाइक दिस, HClO4, ये सारे एसिड्स हैं क्लोरीन के ऑक्सो एसिड। इनका स्ट्रक्चर देख लो, आपके पास ये रहा, ओके। ये है इनके कुछ एक क्लोरीन के ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर। आगे क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इन सभी ऑक्सो एसिड्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, ओके। इनका स्ट्रक्चर ये रहा, पहले स्ट्रक्चर देख लो। HOCl का स्ट्रक्चर ये रहा, HOClO मतलब HClO2 का स्ट्रक्चर ये रहा, ओके। HClO3 का स्ट्रक्चर ये रहा, और HClO4 का स्ट्रक्चर ये रहा। ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ओके। अब बताओ कौन सा ज्यादा सबसे एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये वाला,
अब आप बोलोगे ये क्यों जी, ऐसे कैसे? क्लोरीन +7 स्टेट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ऑक्सीजन खुन्नस में इस ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी विड्रॉ होंगे तो H पॉजिटिव आयन जल्दी रिलीज होगा ना। जैसे जैसे क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कम होती जाएगी, ये वाला फिनोमिना का एक्सटेंट भी कम होता जाएगा, तो अल्टीमेटली H पॉजिटिव आयन रिलीज करना मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में HOCl4 ClO4 सबसे एंड में है, HOCl सबसे एंड सबसे हाई, SOCl4 सबसे हाईली एसिडिक है, और HOCl जो है वो सबसे लीस्ट एसिडिक। इसी बात को अगर आपने बोलना है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे बोल सकते हो। ठीक है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बोल सकते हो रीजन, जैसे ये तो एक रीजन हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एक रीजन मैंने आपको भी बोला, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन लीड्स टू हायर एसिडिटी, एसिडिक करेक्टर, सॉरी नॉट एसिडिटी, एसिडिक करेक्टर। ओके क्लियर। बट ये वाला जो सेकंड वाला रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये भी समझना बहुत जरूरी है। समझ, अब इसको कैसे समझें, इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल इसका उठाता हूँ, एक एग्जांपल इसका उठाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एक लिया मैंने HOCl O, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में HClO2 भी लिखते हैं। अब इसके केस में देखो कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं, जब भी एसिड, जैसे मान लो एसिड आपका H है, जब ये एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो जो एनायन बचता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है, ये एसिड कॉन्जुगेट बेस बनना पसंद कर रहा है, मतलब H पॉजिटिव आयन बड़ी इजीली रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो आपके पास अब इसने प्रोटॉन रिलीज करके ये कॉन्जुगेट बेस बनाया, तो इसकी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है इट मींस एसिड स्ट्रांग है, वो जल्दी जल्दी H पॉजिटिव आयन छोड़ के जल्दी से ये वाला कॉन्जुगेट बेस बनना पसंद करेगा। अब इसके केस में देखते हैं कौन सा कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसके केस में जब HClO2, जिसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है अभी हमने बना के देखा है, दैट विल बी लाइक ये रहा ना, ये वाला। ओके, ये है। जब ये प्रोटॉन छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, ऑन रिलीजिंग प्रोटॉन, तो ये कैसे बन जाएगा, Cl डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ओके, ये होगा। और अब आप इसमें अगर ध्यान से देखा तो उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकती है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे कि इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ओके, अब दूसरी तरफ इसकी तरफ चलते हैं, HClO4 की तरफ। HClO4 इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं, इसके लिए HOClO डबल बॉन्ड O, ये है। अब अगर ये प्रोटॉन रिलीज कर दे तो क्या बनेगा, O नेगेटिव Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके, ये पूरे लोन पेयर वगैरह भी दिखा रहा हूँ मैं अब इसके केस में एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, सारे नहीं बनाने वाला मैं इसके, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इसमें चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन रहे। इसके केस में कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है इस वाले एसिड का, इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मतलब ऐसे कह सकते हो इसके नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल कितने एरिया पे होगी, सिर्फ इतने एरिया पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा ये। बट इसके केस में ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा एरिया पे डिस्पर्स हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के दौरान इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इस पूरे रीजन पे स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो इट मींस नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्प्रेड किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है ना। और मैं क्या कहता हूँ, जब भी कोई चार्ज जो है, जब भी कोई चार्ज स्पीसीज बनती है उसका चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स हो वो उतनी ज्यादा स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 4 रेजोनेंस हो रही है। ओके, तो ज्यादा डिस्पर्सल होगी नेगेटिव चार्ज की, इसमें 2 रेजोनेंस हो रही है, तो इसमें कम डिस्पर्सल होगी चार्ज की, तो ज्यादा स्टेबल अनायन कौन सा है, ये वाला, या कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना इसको, तो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये वाला। और कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये वाला। तो दैट्स वाई यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आपका ज्यादा
स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HClO4 जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO2 ये वीक एसिड है। ओके, रीजन फॉर स्टेबिलिटी इज कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। ओके क्लियर। नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। नेगेटिव चार्ज इसके केस में 4 ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स होता है इसके केस में। एक इधर आता है, रेजोनेंस के दौरान इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, तो इट मींस नेगेटिव चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेडेड है। जितना ज्यादा स्प्रेडेड होगा उतना ही स्टेबल आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। ओके आगे आपके पास ये जैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन था इनको अरेंज करना, अब दूसरा क्वेश्चन है कि इनको अरेंज करना है। इसके केस में हैलोजन डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। अब इसके केस में देखो, इसमें हम कैसे देखेंगे, ये स्ट्रक्चर, ये एफ की बजाय मैं एक्स बनाता हूँ, जनरल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, ये कोई भी हैलोजन हो सकता है। ये हैलोजन जितना ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन उतनी ही जल्दी हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा और H पॉजिटिव जल्दी निकालेगा। तो इट मींस अगर X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस stronger acid will be there, और X is the least electronegative means weakest acid will be there। तो इन सब में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जिसमें X जो है वो फ्लोरीन है, और सबसे वीक कौन होगा, जिसमें X जो है वो आयोडीन है। It can be explained on the basis of the fact that fluorine is the most electronegative halogen, ये इसके शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा हुआ है halogen, and therefore will polarize OH bond to the max, making HOF the strongest acid। जितना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा उतना ही ऑक्सीजन को विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से जाने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा। जितना ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ही जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा। ओके, तो ये आपके ऑक्सी एसिड हो गए हैलोजन के खत्म। आगे हम अब इंडिविजुअल टॉपिक जो पढ़ते हैं उनकी बात हो रही है, जैसे क्लोरीन। अब क्लोरीन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है। सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन, by heating MnO2 with concentrated HCl। MnO2 को concentrated HCl से रीहीट करने पे क्या होता है, you will get MnCl2, Cl2 and water। तो यहाँ पे क्लोरीन रिलीज हो रहा है। ओके, बट अगर आपके पास मान लेते हैं कंसनट्रेटेड HCl अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें, उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है? हाँ जी अवेलेबल है। क्या अल्टरनेटिव है? सेकंड मेथड, HCl ना यूज करके मिक्सचर ऑफ NaCl और H2SO4 यूज कर लो कंसनट्रेटेड। दूसरे वाला रिएक्टेंट सेम ही है MnO2, तो MnO2 को HCl से ना रिएक्ट करवा के NaCl और H2SO4 से रिएक्ट करवाना है। क्योंकि आपको याद होगा अगर, तो जब भी NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करते हैं तब भी आपसे पहले HCl प्रोड्यूस हो ही जाता है। इन दोनों की रिएक्शन से भी HCl प्रोड्यूस हो जाता है। 10th में एक एक्टिविटी थी प्रोडक्शन ऑफ ड्राई HCl, उसमें क्या करते थे, एक टेस्ट ट्यूब लेते थे, उसमें NaCl डालते थे, उसके बीच में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते थे। उससे क्या होता था, आपके पास एक गैस ही प्रोड्यूस होती थी HCl। ओके, प्योर HCl जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है। तो इसलिए आप NaCl और H2SO4 को भी यूज कर सकते हो MnO2 के साथ, यू विल गेट MnCl2, Cl2, 2H2O एंड NaHSO4। मेन आपको क्लोरीन चाहिए, वो बन रही है। ओके, नेक्स्ट थर्ड मेथड क्या है, बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4। HCl और KMnO4 की रिएक्शन से भी क्लोरीन बनती है। KMnO4 react with 16, 2 KMnO4 molecule react with 16 HCl molecules to give 5 Cl2। ये आप, मैं मेजर प्रोडक्ट की डिस्कशन करूंगा, बाकी आप रिएक्शन देख लेना खुद ही। ओके, नेक्स्ट प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। वो तो आपको पता ही है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, क्लोरीन को स्टोर करने का एकमात्र जरिया होता है। जब इससे क्लोरीन चाहिए होती है हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को HCl से रिएक्ट करवाते हैं, यू विल गेट क्लोरीन आउट। ओके, और ये क्लोरीन क्या होता है, ये कहाँ पे यूज होती है, ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होती है। और भी कई सारे यूजेस हैं क्लोरीन के, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये थे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। बट अगर इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना हो क्लोरीन को, उसके लिए लार्ज स्केल पे भी जब भी किसी गैस को हमने, जब भी किसी कंपाउंड को हमने प्रोड्यूस करना होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। उसके लिए प्रेपरेशन भी यूज कर सकते हैं वर्ड,
बट लार्ज स्केल पे प्रेपरेशन करने को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन किस मेथड से करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे क्लोरीन किस मेथड से प्रोड्यूस की जाती है? सबसे पहला मेथड है डेक्कन प्रोसेस। डेक्कन प्रोसेस में क्या करते हैं हम, HCl गैस की ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 723 केल्विन। तो होता क्या है, आपका क्लोरीन प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन कैसे होती है? बाय डेक्कन्स मेथड, जिसमें HCl गैसेस और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, मतलब ऐसे बोल लो HCl की ऑक्सीडेशन होती है। ओके, उसके बाद आपके पास सेकंड मेथड क्या है, ये भी बड़ा 10th में पढ़ा हुआ है हमने, डेक्कन मेथड नहीं पढ़ा हुआ, पहले ये पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो आपको याद आया होगा कि जब भी आप ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो क्या होता है, कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस, एनोड पे बनती है क्लोरीन गैस, और सॉल्यूशन जो है उसमें क्या बनता है? NaOH। ओके, क्लियर? और ये रिएक्शन था उसका, क्लियर? ये आ गया होगा याद, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ लिया हुआ। ओके, नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज। क्लोरीन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल, अबाउट 2 to 5 times हैवियर देन द एयर, वो तो आपको पता ही, क्लोरीन इज अ हैवी गैस। सॉलेबल इन वाटर, वाटर सॉलेबल है। तभी तभी जब आप ये वाला अगर आप एक्टिविटी करवाओ ना, तो आपको कभी भी एनोड से क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही निकलती है वैसे ही वो वाटर में डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। हालांकि एक्टिविटी में हाइड्रोजन गैस निकलती हुई जरूर दिखती है आपको, बबल्स दिखते हैं इसके, क्लोरीन गैस के बबल नहीं दिखते, वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है जैसे ही बनती है। उसके बाद can be liquefied easily into greenish yellow liquid which boils at 239 Kelvin। रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर है, इसलिए ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, बट इसको आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, जो ऐसे लिक्विड में जो 239 केल्विन पे बॉयल हो जाएगा। ओके, विद एक्सेस ऑफ अमोनिया गिव्स नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया के साथ जब भी क्लोरीन रिएक्ट करती है तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है, अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में रखा है। बट अगर उल्टा कर दो, क्लोरीन एक्सेस में हो, अमोनिया लिमिटेड हो, विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिएक्शन विद अमोनिया गिव्स नाइट्रोजन क्लोराइड ट्राइक्लोराइड, और ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव की तरह काम में आता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव NaCl NOCl। NOCl क्या होता है, सॉरी NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड H2। उसके बाद अगर आपने ये रेशो हो जाए आपके पास 6:3 में वो रिएक्ट कर जाए, तो NaCl, तब यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड ना बन के सोडियम क्लोरेट बनता है NaClO3 और 3H2। तो आप देख रहे हो उसमें रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंस है कि आपके पास किस रेशो में आप मिक्स कर रहे हो। ओके, हालांकि रेशो 3:1 ही रह रही है, बट अगर एक्सेस में वो रिएक्ट कर जाए, 6:3 में रिएक्ट कर जाए, हालांकि उसको भी 2:1 ही बोलेंगे, ठीक, बट जब ये 6 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? NaCl NaClO3 एंड 3H2, अदरवाइज NaCl NOCl और H2। ओके, ये थोड़े बहुत रिएक्शन आप ध्यान में रखना, बैलेंसिंग में फर्क, मतलब अगर आपको पेपर में ये रिएक्शन आ जाए, जैसे ऐसा लिखा हो NaOH प्लस Cl2, इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो बैलेंसिंग में, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है किसमें करना है। नेक्स्ट, विद ड्राई स्लेक्ट लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, ये भी हमें याद है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन करी हुई है हमने। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? COCl2, वेट मेरे को ये फॉर्मूला ठीक करने दो, CaOCl2। ओके, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। जब भी स्लेक लाइम से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, यू नो दैट यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, मतलब ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। और ये ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन स्टोर हो रखी होती है, जो कि एज अ ब्लीचिंग एजेंट एक्ट करती है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देना, वो कौन करता है? क्लोरीन, जो इसमें प्रेजेंट होती है। आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में।
अब एक पॉइंट और है नोट करने वाला, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेज इट्स येलो ऑर्डर, येलो कलर, सॉरी नॉट ऑर्डर, येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। क्लोरीन वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें क्लोरीन डिजोल्व हो रखी है, वो वैसे आपको पता है क्लोरीन का कलर जो है वो येलोइश होता है ना, ग्रीनिश येलो होता है। बट जब क्लोरीन वाटर को ज्यादा देर रखा जाएगा, स्टैंड रखा जाएगा, तो होगा क्या, क्लोरीन वाटर के साथ एक्ट करके HCl और HOCl बना लेगी, तो क्लोरीन खत्म हो गई, तो क्लोरीन का कलर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्लोरीन के रिएक्शंस, अब देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें क्लोरीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा होगा, इन सभी रिएक्शंस में क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। देखो फर्स्ट रिएक्शन में जो क्लोरीन है उसने क्या किया, अ, ये था फेरस सल्फेट, उसको कन्वर्ट कर दिया फेरिक सल्फेट में, मतलब Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्लोरीन। इसमें सल्फर जो है वो अपनी किस स्टेट में है, वो +4 स्टेट में है। सल्फाइड में सल्फर +4 स्टेट में होता है, उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया +6 में, तो इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है कौन, क्लोरीन। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड में +4 स्टेट में है, सल्फेट में +6 में होता है, इसमें भी क्या कर दिया है, ऑक्सीडेशन किसने करी, क्लोरीन ने। उसके बाद आयोडीन से आयोडेट बना दिया। ओके, ये आयोडेट IO3 नेगेटिव आयोडिक एसिड है ना ये, इसमें इसको बोलते हैं आयोडेट। ओके, तो आयोडेट में आयोडीन की स्टेट है +5, इसमें क्या थी, 0, तो ये किसने करा है, क्लोरीन ने। तो इस मतलब क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, उसके बाद क्लोरीन इज अ ब्लीचिंग, क्लोरीन इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। ये पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट भी है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये वाटर में से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, HCl बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। और आपको पता है जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन जब अपनी एटॉमिक स्टेट में होता है। नेसेंट ऑक्सीजन जब भी किसी कलर्ड सब्सटेंस में ऐड होता है तो उसको कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, उसको ही बोलते हैं ब्लीचिंग। तो इसलिए क्लोरीन को एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट बोला गया। ओके, बिकॉज वो वाटर के साथ एक्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके क्या करता है, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं ब्लीचिंग। ओके, नेक्स्ट है आपके पास यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के यूजेस कहाँ कहाँ है, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, कॉटन, टेक्सटाइल, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, in the manufacture of dyes, drugs, organic compounds such as CCl4, CHCl3। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म शॉर्ट फॉर्म में। DDT, जो मच्छर मारने वाली होती है, जो DDT, वो वाली DDT। इन द प्रेपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन, COCl2, इसको फॉस्जीन बोलते हैं। टीयर गैस, जो भी आपने देखा होगा कि इंसान अंदर में टीयर गैस बरसाई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl3NO2। ओके, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस इज द हैविंग फॉर्मूला दिस, सल्फर, उसके अराउंड ये इथाइल क्लोराइड, इस साइड भी है CH2CH2Cl, इस साइड भी CH2CH2Cl, ये उसका स्ट्रक्चर होता है मस्टर्ड गैस का। और ये पॉइजनस गैस होती है, इसको इनहेल करने से इट विल कॉज डेथ। ओके, इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, वो तो आपको पता ही है कि ड्रिंकिंग वाटर में बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए क्लोरीन डालते हैं उसमें। कई बार देखा होगा म्यूनसिपलिटी के पानी में भी क्लोरीन बहुत ज्यादा हो रखी होती है, उसका टेस्ट फिर बहुत ज्यादा बैड आ रहा होता है, मतलब गले को लगता है वो। ओके, वो वाटर स्टरलाइज किया होता है विद हेल्प ऑफ क्लोरीन। लास्ट टॉपिक ग्रुप 17 का, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। इसकी प्रेपरेशन जैसे मैंने बोला था, NaCl और H2SO4 को आपस में रिएक्ट होने दो, यू विल गेट HCl गैस, प्योर फॉर्म में बनता है ना HCl। ओके, और अगर इस मिक्सचर में और NaCl डाल दोगे और 823 केल्विन पे हीट करोगे तो इससे भी HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। तो अल्टीमेटली आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल पहले बना है, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल बाद में बन जाएगा। ओके, मतलब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर इस रिएक्शन को लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, 2NaCl प्लस H2SO4 इज गोइंग टू गिव, अगर आपने 823 केल्विन पे हीट कर दिया तो इट इज गोइंग टू गिव सोडियम सल्फाइड, सॉरी सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl। ओके, तो आपके पास 2HCl के मॉलिक्यूल बनेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, HCl इज अ गैस, जैसे मैंने आपको बोला।
इजिली लिक्विफाइड टू द कलरलेस लिक्विड, इसको लिक्विफाई इजी किया जा सकता है। एक्सट्रीमली सॉलेबल इन वाटर, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप बनाने शुरू कर देता है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी सॉलेबल इन वाटर। फ्रीज दिस टू अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर उसको आप फ्रीज करोगे तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा। और क्या प्रॉपर्टीज है? इट्स एक्वा सोल्यूशन इज कलरलेस, सॉरी इसके एक्वा कलरलेस नहीं, सॉरी इट्स एक्वा सोल्यूशन कलरलेस तो होता ही है, इज कॉल्ड एज द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट आयोनाइजेस एज, जब भी इसको डिसॉल्व करते हो वाटर में तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट करता है और क्लोराइड आयन बनाता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा उतने ही ज्यादा हाइड्रोनियम आयन ज्यादा बनेंगे। ठीक है। और आपको पता होगा एसिड्स के लिए क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। HCl का डिसोसिएशन कांस्टेंट अराउंड 10⁻7 होता है। उसके बाद अमोनिया एंड HCl react with the ammonium chloride, okay, it will give ammonium chloride which will be having white color fumes। उसके बाद आपको ये भी याद होगा, एक्वा रिजिया आपने पढ़ा था, 10th में पढ़ा होगा। HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का जो मिक्सचर होता है 3:1 में अगर लेंगे, ओके, उसको क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। ओके। और एक्वा रिजिया की क्या खासियत थी, ये सारे के सारे नोबल मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है। क्यों डिसॉल्व करवा लेता है, क्योंकि उनके साथ रिएक्ट कर जाता है। ओके। इनकी इसकी रिएक्शन मेरे पास पड़ी है यहाँ पे, मैं शायद ऐड करना भूल गया, मैं आपको नोट्स में ऐड करके भेज दूंगा कि ये सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम के साथ कैसे रिएक्ट करता है और कौन से कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड बनने की वजह से ही वो जो आपके पास नोबल मेटल्स हैं वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं एक्वा रिजिया में। ओके, सो दैट्स इट। अब जो है हम कल से शुरू करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ओके, उनके बारे में पढ़ेंगे। मगर ग्रुप 18 एलिमेंट्स क्या है, वो नोबल गैसेज ही हैं, वो उनके बारे में पढ़ना है हमने। दैट्स इट फॉर टुडे।